गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ जो कैटरैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, देखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। आपने देखा होगा कि ये जो डिजीज़ है आई डिसऑर्डर के अंदर है। आई डिसऑर्डर जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, जिसके अंदर यूनिट 4 है। यूनिट 4 आई डिसऑर्डर के अंदर ये जो बीमारी है, क्या नाम है? कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि मैं कहूं कि एमएसएन का यूनिट 4 के अंदर आई डिसऑर्डर के अंदर क्वेश्चन आएंगे, तो या तो आएगा मोतियाबिंद से, कैटरैक्ट से, या ग्लूकोमा से। ग्लूकोमा या मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, इन दोनों में से बड़े क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब आज इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैटरैक्ट, उसका डेफिनेशन, उसके कारण, टाइप्स ऑफ द कैटरैक्ट्स, क्लिनिकल फीचर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जरी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि आपको मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको कैफी नर्सिंग ऐप डाउनलोड करना है। कहां से करना है? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, इस पे आकर के आप मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम, कॉलेज का नाम, जिसे मैं परमिशन दूंगा, जिसके अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक बेसिक लैंग्वेज के अंदर आपको सारी बातें वहां पे बताई जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस ऐप से बाहर नहीं आएगा। इसके अंदर सारा अपलोड है, जिसके अंदर यूनिट वाइज आपका स्टडी मटेरियल, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन, प्रीवियस 10 ईयर के मॉडल पेपर, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैटरैक्ट की बात करें, मोतियाबिंद की बात करें, आपको इस आंख को देखने से यह प्रतीत होता होगा कि आंखों के अंदर एक वाइट घेरा देखने को मिलता है, दिख रहा है ये वाला। इस प्रकार की कंडीशन आपने देखा होगा कि मोस्टली जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, अबव द 50 ईयर एज, ऐसी परिस्थिति के अंदर उस मरीज को, उस व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आंख के अंदर लगाया गया लेंस, उसके ऊपर एक वाइट परत आ गई है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर रोशनी प्रॉपर से रूप से न जा पाती है और न विजुअलाइजेशन कर पाते। मैं कहूं कि ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज नोन एज द कैटरैक्ट। एक सीधी सी भाषा में बात करूं, एक क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस, लेंस का धुंधलापन हो जाता है, लेंस के ऊपर धुंधलापन आ गया है। उम्र के हिसाब से लेंस के ऊपर ओपेसिटी हो गई है, धुंधला हो गया, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता है। यही है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। अब बात करते हैं बच्चों, एक मैं यहां पे एक इमेज दिखाता हूं। देखो, फल दिख रहे हैं बच्चों आपको। अब इसके अंदर ये दो प्रकार के लेंस है, यहां पे 1 और 2। इस प्रकार से लेंस है, ये हेल्थी लेंस होते हैं। इसके अंदर जो इमेज आ रही है वो एक पिन पॉइंट आ रही है। यहां पे विजुअलाइजेशन होगा वो एक
हेल्थी दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात, इसके अंदर आपने देखा होगा कि आंखों के अंदर एक वाइट धब्बा आ गया है, जिसकी वजह से आंख के अंदर, लेंस के अंदर क्या आ गया है, क्लाउडीनेस आ गया है, क्लाउडेड लेंस हो गया है। ए ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज नोन एज द कैटरेक्ट। मोस्टली ये होता है ओल्ड एज के लोगों के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि आंखों के अंदर व्हाइट व्हाइट धब्बे देखने को मिलते हैं। ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन किया, ठीक हुआ, हो जाएगा ठीक। ठीक है, अब इसके सारी तमाम प्रकार की बातें हैं, जानकारी है, उसके बारे में अपन आज बात करते हैं। बिल्कुल ही सरल टॉपिक के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ में, देखिएगा। सबसे पहले बच्चों बात करें, इसके अंदर मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर भेज दिया है। पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप के अंदर भेज दिया है। 2 बुक्स का पीडीएफ आपको भेजा है, जो आपको सरल लगे वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बुक से पढ़ना है। हेडिंग डालिएगा मोतियाबिंद कैटरेक्ट। एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बारे में बात करें, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें, जिसके अंतर्गत कैटरेक्ट 50 ईयर से अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। पाए जाने वाला एक कॉमन आई डिसऑर्डर है। ये ब्लाइंडनेस, अंधेपन के लगभग आधे 50% और विजुअल इंपेयरमेंट के लगभग 1/3 केस के लिए जिम्मेदार होते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट होता है दिखाई देना गड़बड़ घोटाला हो जाता है, सही तरीके से नहीं दिखता है, जिसके अंतर्गत धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कई ऐसे लोग हैं जो अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि लेंस के ऊपर जो व्हाइट धब्बा आ जाता है, ओपेसिटी क्लाउडेड पूरा हो जाता है। तो यह कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कैटरेक्ट के अंदर। 50 साल से उम्र ज्यादा वाले लोगों के देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बच्चों डेफिनेशन के बारे में। देखिएगा, डेफिनेशन के बारे में बात करें, आंख में पाए जाने वाले लेंस के ओपेसिफिकेशन के कारण विजन का कम हो जाना कैटरेक्ट कहलाता है। ओपेसिफिकेशन, ओपेसिटी मतलब क्लाउडीनेस, धुंधलापन, लेंस का क्या हो गया है, धुंधलापन। ओपेसिटी ऑफ द लेंस, मैंने आपको बताया था इसका ओपेसिटी ऑफ द लेंस नॉन एज कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। ओपेसिटी ऑफ द लेंस नॉन एज कैटरेक्ट, यही है। तो आंखों के अंदर धुंधलापन होता है, ओपेसिटी आ जाती है, उसके ऊपर क्लाउडीनेस हो जाता है, लेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से विजुअल इंपेयरमेंट हो जाता है, विजुअल दिखना बंद हो जाता है, गड़बड़ घोटाला हो जाता है, जिसकी वजह से या तो आधा अधूरा दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है, या पूरा पूरा नहीं दिखता है। यह हो गया डेफिनेशन बच्चों। टाइप्स की बात करें, 3 प्रकार के होते हैं ये मोतियाबिंद, 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिएगा, 3 प्रकार के अंदर सबसे पहले बात करें, न्यूक्लियर कैटरेक्ट होगा, सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होगा, और तीसरा होता है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट। अब न्यूक्लियर क्या होता है, सब कैप्सुलर क्या होता है, और कॉर्टिकल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मोतियाबिंद की डेफिनेशन पढ़ ली, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, और अपन टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिएगा बच्चों, धीरे धीरे आपको सारी तमाम प्रकार की बातें आपको मालूम पड़ जाएगा। बने रहिए मेरे साथ में। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट। हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर कैटरेक्ट के बारे में।
हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर कैटरेक्ट के बारे में। इसके अंदर यह बताया गया है इस प्रकार का कैटरेक्ट बढ़ती हुई उम्र से संबंधित है। इस प्रकार के कैटरेक्ट में लेंस के सेंट्रल जोन में येलोविंग एवं हार्डनिंग हो जाती है। अब इसके अंदर जो लेंस है उसके अंदर क्या है कि लेंस के सेंट्रल पार्ट में येलोविंग आ जाता है, हार्डनिंग आ जाता है, ठीक है ना। एक तो लेंस है वो हार्ड हो जाता है, दूसरा है कि उसका कलर कैसा हो रहा है, येलोविंग हो रहा है, येलो हो रहा है। इस प्रकार का जो मोतियाबिंद होता है जिसको एक बढ़ती हुई उम्र के अंदर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट। दूसरी बात, सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, इसके अंतर्गत ओपेसिफिकेशन पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल में होता है। कहां पे होता है बच्चों? लेंस का पोस्टीरियर पार्ट के अंदर धुंधलापन देखने को मिलता है, जिसके अंदर इस प्रकार के कैटरेक्ट में होने की संभावना डायबिटीज पेशेंट के अंदर देखने को ज्यादा मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो स्टेरॉइड्स ड्रग्स की हाई डोज ले रहे हैं तुलनात्मक अधिक होता है। बच्चों, लेंस का पोस्टीरियर कैप्सूल होता है या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल, जिसके अंदर वहां पोस्टीरियर पार्ट के अंदर पीछे लेंस का पीछे वाला पार्ट है, उसके अंदर ओपेसिटी हो जाती है, उस जगह का क्लाउडीनेस हो जाता है, वहां पे धुंधलापन देखने, उस लेंस के ऊपर ओपेसिटी हो जाती है, धुंधला हो जाता है लेंस। इस प्रकार का पोस्टीरियर कैप्सूल पार्ट्स जिसके अंदर क्लाउडीनेस देखने को मिलता है, मोस्टली पेशेंट जो सफर होता है वो डायबिटीज वाले पर्सन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो आंखों के अंदर, रेटिना के अंदर जाता है, और जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा वहां पे ज्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, लेंस ओपेसिटी होने लग जाता है। दूसरे ऐसे पर्सन जो हाई स्टेरॉइड्स ड्रग्स लेते हैं, जो बॉडी के अंदर उसका साइड इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या डिजीज हो सकती है, लेंस की ओपेसिटी हो जाती है, लेंस धुंधला हो सकता है, दिखना बंद हो जाता है, क्लाउडीनेस कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से सब कैप्सुलर कैटरेक्ट जिसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस के अंदर क्या आ जाती है, ओपेसिटी आ जाती है, क्लाउडीनेस कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, सब कैप्सुलर कैटरेक्ट कहलाता है। कॉर्टिकल कैटरेक्ट, इस प्रकार के कैटरेक्ट में लेंस की पेरिफेरल में स्पोक लाइक ओपेसिटी हो जाती है। इस प्रकार का कैटरेक्ट लेंस कॉर्टेक्स में होता है। लेंस कॉर्टेक्स लेंस का वह भाग जो सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैं कहूं कि जो मोतियाबिंद होते हैं वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया। बेसिक तरीके से आपको समझना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कारण क्या है इस प्रकार के मोतियाबिंद होता है, क्या क्या कारण है। आई खराब हो जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। मैंने आपको बताया था डायबिटीज मेलाइटस के अंदर भी होता है, तो एक तो कारण वो होगा। दूसरा बताया था थायराइड का ज्यादा सिक्रेशन या कम सिक्रेशन की वजह से, कई ऐसी कार्डियक बीमारी होती है उसकी वजह से। देखिएगा बच्चों, बढ़ती हुई उम्र एडवांसिंग एड होती है। बढ़ती हुई उम्र ये तो इसमें तो होता ही है। आंख के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रॉमा है, इंजरी है, चोट लग गई है, वैसी परिस्थिति के अंदर होने की संभावना ज्यादा होती है। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रे का एक्सपोजर होता है, ये खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है और लेंस का ओपेसिटी होने लग जाती है। जेनेटिक भी देखने को मिलती है, स्मोकिंग की कंडीशन के अंदर भी होती है। उसके बाद में एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, कई ऐसी सर्टेन ड्रग्स जिसके अंदर अभी बोला था स्टेरॉइड्स की बात हुआ था ना, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं
मायोटिक्स, कई ऐसी ड्रग्स, मायोटिक्स ड्रग्स, मायोटिक्स जिसके अंदर प्यूपिल है, मायोटिक्स ड्रग्स जो प्यूपिल को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचित करती है, संकुचित करती है। तो ऐसी ड्रग्स जो माइकोट्रिक्स ड्रग्स, वह ड्रग्स जो आंख के अंदर प्यूपिल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। क्या, कौन सी ड्रग्स होती है, मायोटिक्स होती है। ये क्यों किया जाता है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मायोटिक्स ड्रग्स के द्वारा भी लेंस ओपेसिटी हो सकता है। सर्टेन डिजीज सच एज द डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही है। हाइपो एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकैल्सेमिया, लोवेज सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, विल्सन डिजीज, रेटिनाइटिस, रेटिनल डिटैचमेंट। अब इसके अंदर बच्चों ये इस प्रकार की जो डिजीज होती है, ऐसे पर्सन जो डायबिटीज से सफरिंग कर रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। दूसरा है जिसका हाइपरटेंशन है, हाइपर या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो, मतलब थायराइड और पैराथायराइड के अंदर सिक्रेशन होने वाला जो हार्मोन कम या ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी हो सकता है। कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है बॉडी के अंदर ऐसी परिस्थिति के अंदर। उसके बाद में लोवेज सिंड्रोम, इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम है। उसके बाद में डाउन सिंड्रोम के अंदर जो ट्राइसोमी होता है, ट्राइसोमी कितने नंबर का, 21 की ट्राइसोमी, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं और उसकी वजह से आई डिस्टर्बेंस होगी, विजुअल इंपेयरमेंट होगा। इसके अंदर एडवर्ड के अंदर ट्राइसोमी 18 नंबर की, कितने नंबर की, 18 नंबर की। विल्सन डिजीज जिसके अंदर किडनी है, लंग्स है, लीवर है, उसका इन्फ्लामेशन, जिसके अंदर सॉरी इसके अंदर कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कॉपर। विल्सन डिजीज किडनी के अंदर भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। रेटिनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द रेटिना, रेटिना का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इनर लेयर ऑफ द आई, कौन सा है, रेटिना है, तो रेटिना के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। दूसरा बच्चों यहां पे बताया गया है रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना का डिटैचमेंट हो जाता है। जो प्लेसमेंट है रेटिना का, वो किसी भी प्रकार का ट्यूमर है, इंजुरी है, उसकी वजह से डिटैचमेंट हो जाता है। जो अटैच होता है रेटिना का, जो नर्व इंपल्स कराने का काम करता है रेटिना, जब रेटिना का डिटैचमेंट हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में नर्व इंपल्स प्रॉपर रूप से नहीं हो आ पाएंगे, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से रेटिनल डिटैचमेंट हो, रेटिनाइटिस हो, विल्सन डिजीज हो, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, कई ऐसी प्रकार की ये जो डिजीज है ये विजुअल इंपेयरमेंट कर सकती है, लेंस को क्लाउडी कर सकती है। दूसरी बात करते हैं कि सर्टेन ड्रग्स जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मायोटिक्स ड्रग्स, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग, जेनेटिक, अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक्सपोजर ज्यादा होना, किसी भी प्रकार का आंखों के अंदर ट्रोमा और बढ़ती हुई उम्र, ये होते हैं कारण किसके, मोतियाबिंद के। अब बात करते हैं क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा। अब क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखने को मिलेगा प्रेजेंस ऑफ द क्लाउडी लेंस,
धुंधला लेंस देखने को मिलेगा, आंखों के अंदर व्हाइट धब्बे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो उस मरीज के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर। दूसरा है ब्लर्ड विजन देखने को मिलेगा। ब्लर्ड विजन का मतलब हुआ है धुंधला दिखाई देने लगेगा। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर आता है तो बोलोगे हाँ इसका मतलब ये हुआ, दिस दैट। नहीं आता है तो फिर बाद में क्या बोलते हैं कि धुंधला धुंधला याद है बट मुंह से निकल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से मोतियाबिंद के अंदर धुंधला धुंधला दिखाई देखने को मिलेगा, धुंधला देखने को मिलेगा। उसके बाद में विजन का धीरे धीरे डिक्रीज होना, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा बच्चों। फोटोफोबिया रहेगा। फोटोफोबिया का मतलब क्या हुआ? देखने में डर लगेगा, लाइट से डर लगेगा। डिम लाइट में अच्छी तरह से देख पाते हैं, ऐसी कंडीशन में लाइट से उनको दिक्कत हो जाता है, क्योंकि लेंस के अंदर क्या आता है, धुंधलापन आ जाता है। परंतु डिम लाइट है, अच्छे से दिखेगा। हेलोज अराउंड द लाइट। हेलोज अराउंड द लाइट का मतलब यह हुआ, इसके अंदर पेरिफेरल पार्ट के अंदर क्लाउडी दिखेगा, क्लाउडनेस देखने को मिलेगा। सेंट्रल में ठीक दिखेगा बट पेरिफेरल पार्ट के अंदर धुंधला दिखाई देगा। हेलोज अराउंड द लाइट। पेरिफेरल पार्ट के अंदर सही दिखेगा, नहीं दिखेगा। पेरिफेरल में साइड में है वो धुंधला दिखाई देगा, साइड में क्लियर देखने को मिलेगा। हेलोज अराउंड द लाइट कहलाता है। यह भी सिम्टम देखने को मिलेगा। रात को विजन में अधिक प्रॉब्लम आती है, रात में दिक्कत आती है, रात में धुंधलापन और ज्यादा हो जाता है। डबल विजन देखने को मिलेगा, डबल आदमी दिखेगा, क्योंकि क्लियर नहीं दिखेगा। आई के अंदर से जो लेंस की रोशनी है वो ऐसा जाएगी फैलती हुई, रंग में भेद नहीं कर पाएगा। राइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो वेलो सब नहीं देखने को मिले, भेद नहीं कर पाएंगे। उनको सब एक जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ कलर है, धब्बे दिख रहे हैं, बट कैसे धब्बे हैं नहीं मालूम पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये मोतियाबिंद है, इसके अंदर ये क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, ये इतने प्रकार के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। जब ऐसे मरीज जिसको धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो एक फिजिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। फिजिकल हिस्ट्री के अंदर उसको पूछेंगे, बताएंगे, जांच करेंगे। एग्जामिनेशन के अंदर ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन, अब्सेंस ऑफ द रेड रिफ्लेक्स इंडिकेट प्रेजेंट ऑफ द कैटरेक्ट। इसके अंदर अब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स, जो रेड रिफ्लेक्स है वो रेड धब्बा है वो नहीं बता पाएगा। इस कंडीशन में अपन बता सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कैटरेक्ट डिजीज। उस परिस्थिति में देखो बच्चों यहां पे आया है ऑप्थेल्मोस्कोपी। जिस वर्ड के पीछे स्कोपी आता है इसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द एंट्रिक पार्ट ऑफ द बॉडी, ए विजुअलाइजेशन ऑफ द एंट्रिक पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको भी मतलब देखना, अध्ययन करना, विजुअलाइजेशन करना, स्कोपी। अब क्या है, कौन सी स्कोपी है? ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मो इज रिलेटेड टू आईज। तो आंख की स्टडी करना एक ऐसा माइक्रोस्कोपी, सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से आंख की स्टडी की जाती है। ए एंट्रिक पार्ट, ए विजुअलाइजेशन ऑफ द एंट्रिक पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आई ऑर्गन। ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे, बस यही इसके द्वारा मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत
सर्जिकल प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी किया, लेंस को, धुंधला वाला लेंस को हटाया, दूसरा लगाया। जैसे होता है ना गाड़ियों के अंदर, लाइट को हटा करके पुरानी लाइट को हटाया, नया लाइट लगा दिया, बात खत्म। उसी प्रकार से लेंस लगाएंगे और दूसरा हटाएंगे, हटा करके नया लगा देंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होगा, उसमें हो जाएगा। ज्यादा इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना होता है, थोड़ी दवाइयां लेनी होगी और प्रॉपर रूप से नर्सिंग केयर करना होगा। बात करते हैं इसके बारे में। हेडिंग डालिएगा ट्रीटमेंट। सर्जरी कैटरेक्ट का एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके उपचार के दौरान सर्जरी द्वारा ओपेसिफाइड लेंस को रिमूव कर दिया जाता है। मतलब जो ओपेसिटी है, क्लाउडीनेस है, धुंधलापन आ गया है, उसको वहां से क्या करेंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। रोगी को विजन के लिए इंट्राओक्यूलर लेंस, लेंस का मतलब होता है लेंस, ओक्यूलर मतलब आंख के अंदर, इंट्रा अंदर एक लेंस लगाएंगे, जिसको बोलते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस को क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। लेंस के रिमूवल के बाद आई ग्लास या कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग भी किया जा सकता है। ये लगाने के बाद में ये एनक लगा सकते हो, ये वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा ओपेसिटी लेंस को रिमूव करेंगे तथा इंट्राओक्यूलर लेंस इंसर्ट करेंगे, जिसके अंदर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हेतु निम्न प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर उपयोग में लाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर बच्चों ध्यान रखो, सबसे पहली सर्जरी है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इस सर्जिकल प्रोसीजर के लेंस तथा लेंस कैप्सूल के एंटीरियर पोर्शन को रिमूव किया जाता है। यह मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल इंटैक्ट रखा जाता है, जिससे इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट किया जा सकता है, जिसमें इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट किया जा सकता है। अब बच्चों इसके अंदर यह बताया गया है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कैप्सूल कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इस सर्जिकल प्रोसीजर में लेंस तथा लेंस कैप्सूल के एंटीरियर पोर्शन को रिमूव किया जाता है। लेंस और लेंस कैप्सूल का जो एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, उसको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, जिसमें इसमें पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल इंटैक्ट रखा जाता है। पोस्टीरियर लेंस को छेड़ा नहीं जाता है, उसी हिसाब से ही रखा जाता है, और उसके बाद में इंट्राओक्यूलर लेंस है, उसको इम्प्लांट किया जाता है। इसके अंदर पोस्टीरियर लेंस को कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस को क्या कर देते हैं? वहां से सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा काट करके एक्सट्रैक्शन किया जाता है, निकाल दिया जाता है, और वहां पे इंट्राओक्यूलर लेंस आगे की तरफ लगा दिया जाता है। हुआ ना छोटी सी सर्जरी, जिसको बोलते हैं ECCE। उसके बाद में दूसरा है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें लेंस और लेंस कैप्सूल को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर लेंस और लेंस कैप्सूल को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद में नया लेंस लगाया जाता है। फेको इमल्सिफिकेशन, इसके अंदर एक बीम है वो प्रोड्यूस करवाई जाती है। इस प्रोसीजर के दौरान अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन के द्वारा लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, और फिर इसे रिमूव कर दिया जाता है।
फेको इमल्सिफिकेशन वह इमल्सिफिकेशन जिसके अंतर्गत अल्ट्रा वेव, एक वेव प्रोड्यूस की जाती है जो ओपेसिटी लेंस है उसके ऊपर डाला जाता है। इस वेव के द्वारा, अल्ट्रा वेव के द्वारा जो ओपेसिटी लेंस है उसके टुकड़े किए जाते हैं और उसके बाद में उसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसको निकाला जाता है। इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। ये विधि है, बहुत यूज की जाती है। इसके बाद में बात करें इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। लेंस के रिमूव कर दिए जाने के बाद आंख में इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट किया जाता है। इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, तो इस प्रकार की सर्जरी होती है जो जिसके अंदर कितने प्रकार की सर्जरी हो गई? 4 प्रकार के। सबसे पहले एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, फेको इमल्सिफिकेशन, इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। आया समझ में? बस बच्चों, इसमें क्या बोला जा रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले, अब आप हमेशा पढ़ते जा रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट वह मैनेजमेंट जो मरीज का सर्जरी हुआ है, उस सर्जरी के कंडीशन के अंदर एक नर्सिंग इंटरवेंशन क्या किया जाएगा। इंटरवेंशन का मतलब यह हुआ, नर्सिंग इंटरवेंशन वह इंटरवेंशन जिसके अंदर मरीज की सेवा की जाती है, देखभाल की जाती है, दवाएं दी जाती है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है, उसको ध्यान रखा जाता है। नर्सिंग मैनेज इंटरवेंशन वह इंटरवेंशन जिसके अंदर मरीज की सेवा की जाती है, केयर की जाती है। क्या क्या देखेगा? एक नर्स है, एक नर्सिंग स्टाफ है जो कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ है। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या किया जाएगा? प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना होगा, उनको डॉक्टर के अकॉर्डिंग दवाइयां देनी होगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं। रोगी का वाइटल साइन और जनरल हेल्थ स्टेटस को असेसमेंट करेंगे। बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, कोई भी प्रकार का दर्द वर्द, ये सब देखेंगे। ये तो सभी प्रकार की बीमारी के अंदर रहेगा। रोगी स्वयं और अथवा उनके परिजनों से डिटेल हिस्ट्री प्राप्त करें। कैटरेक्ट के केस को आइडेंटिफाई करेंगे। रोगी में मौजूद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे विजन लॉस, ब्लड विजन, फोटोफोबिया, प्रेजेंस ऑफ ओपेसिटी लेंस, हेलोज अराउंड द लाइट आदि की सीवियरिटी का असेस करेंगे। यह सबसे पहले केयर करना है। नर्सिंग क्या लिखा हुआ है बच्चों? लिखा हुआ है नर्सिंग मैनेजमेंट जिसके अंदर शल्य क्रिया से पूर्व देखभाल करना, जब सर्जरी नहीं हुआ उससे पहले देखभाल करना। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जब पोस्ट ऑपरेटिव केयर आ जाता है या कोई सर्जिकल केयर आ जाता है या प्री ऑपरेटिव केयर आता है, मैं सीधी सी भाषा में बात करूं या बताऊं आपको कि जब सर्जरी होती है, ऐसी परिस्थिति के अंदर नर्सिंग केयर होती है। नर्सिंग केयर वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है प्री ऑपरेटिव केयर, दूसरा होता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, तीसरा होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इस प्रकार से सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसके अंदर 3 प्रकार की केयर होती है। वो इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है नर्सिंग स्टाफ के लिए या कोई भी हेल्थ पर्सन है उसके लिए। सर्जरी के पहले नर्सिंग केयर करना, उनका एक सारा डाटा तैयार करना, डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या कब दवाई कब देना है, कब सर्जरी होगा, मरीज को क्या समझाना है, सारा आर्टिकल्स है, सभी प्रकार के दवाइयां हैं उसको देना है, तैयार करना है, मरीज को तैयार करने हैं, मरीज को कपड़े पहनाने हैं,
उनको किस किस कंडीशन में क्या क्या उसका दिक्कत हो रही है, वो सारी सारी एक नर्सिंग नोट्स के अंदर डालेंगे, उस मरीज का केयर करेंगे। तो सर्जिकल प्रोसीजर से पहले जो देखभाल होती है, एक नर्स के द्वारा सर्जरी से पहले जो देखभाल होती है, उसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। जिस वर्ड के अंदर प्री रहता है, प्री का मतलब पहले, इंट्रा का मतलब के ड्यूरिंग दौरान, पोस्ट का मतलब बाद में। किसके बाद में? सर्जरी के बाद में। इस प्रकार से इंट्रा ऑपरेटिव केयर वह केयर जो सर्जरी के दौरान किया जाता है, ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जब सर्जरी हो गई है, मरीज रिकवरी रूम में आ गया है, आईसीयू के अंदर आ गया है, वार्ड के अंदर आ गया है, उस दौरान जो केयर की जाती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहलाती है। अब देखिएगा कैटरेक्ट के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर वह केयर जब मरीज का ऑपरेशन होना है उससे पहले देखभाल की जाती है। क्या क्या देखभाल करेंगे? सबसे पहले वाइटल साइन चेक करेंगे, उसके बाद में उस मरीज का कैटरेक्ट से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री है, मरीज बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो उनके गार्जियन के द्वारा पूछा जाएगा। तीसरा यह है रोगी में मौजूद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसके अंदर उसको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्या उसके लक्षण देखने को मिलता है, वो रंग को भेद सकता है कि नहीं भेद सकता है, मतलब ये डिफरेंस कर सकता है नहीं कर सकता है। हेलोज अराउंड द लाइट, मतलब सेंट्रल में कैसा दिख रहा है, पेरिफेरल में कैसा दिख रहा है, दिखने की सीवियरिटी देखेंगे कि एक तो पूरा पूरा ही अंधा है जिसको 4 आदमी पकड़ के लाए हैं और जो बोलता है उस रूम में चला जाता है, एक होता है कि धुंधला दिखता है। तो इस प्रकार की सीवियरिटी को देखेंगे कि कितना विजुअल इंपेयरमेंट हुआ है। यह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगी का फेस स्क्रब करने और आई लैसेज को कट करने की सलाह दे। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इंट्रा ओकुलर प्रेशर का बढ़ना कैटरेक्ट सर्जरी की एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, अतः इसे सामान्य बनाए रखने के लिए उपायों के बारे में बताएं। बच्चों, इसके अंदर यह बताया गया है कि जब सर्जरी हो जाएगी मरीज का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कहलाएगा। जब मरीज का सर्जरी हो जाएगा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कहलाएगा। इस कंडीशन में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। आंख के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जिसको कैटरेक्ट सर्जरी एक महत्वपूर्ण होता है। अब इस प्रकार से लेंस का लगाना, हटाना, एक्सट्रैक्शन करना, जिसकी वजह से जो आंखों के अंदर, बच्चों आपने देखा होगा, एक तो एक्वस फ्लूइड होता है और एक विट्रियस फ्लूइड होता है। तो एक्वस फ्लूइड का जो आउटफ्लो होता है, बाहर निकलता है फ्लूइड, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है ओपेसिटी की वजह से, लेंस लगाने की वजह से, कैटरेक्ट की वजह से, वहां पे ओपेसिटी होगी उसकी वजह से। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि आईओपी बढ़ेगी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि कैसे मेंटेन करना होगा, उसको बारीकी से देखना होगा। रोगी को प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करें। जैसे कौन कौन सी मेडिसिन बताई गई है, देखो यहां पे मैं बताता हूं। प्री ऑपरेटिव मेडिसिन, जिसके अंदर माइड्रिएटिक्स, एक था मायोटिक्स, जिसमें प्यूपिल को क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, संकुचित करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टाइल करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है मायोटिक्स कहलाता है। प्यूपिल को डायलेट करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं माइड्रिटिक्स, टू डायलेट द प्यूपिल। अब कई बार एग्जाम के अंदर ये आता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि मायोटिक्स ड्रग्स क्या होती है, माइड्रिएटिक्स ड्रग्स कौन सी होती है, उसका मतलब क्या होता है, ये क्या काम करती है, कैसे याद रखोगे। देखो
मायोट्रिक्स के अंदर क्या है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्यूपिल को संकुचित कर रहा है। माइड्रेट्रिक्स के अंदर क्या हुआ है, प्यूपिल डायलेट हो रहा है। एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। अब इसके अंदर बच्चों ये डी आ रहा है, डी का मतलब डायलेट करना, फैलाना, डी से डायलेट, डायलेशन। अरे समझ में, अब आप भूलोगे नहीं। माइड्रेट्रिक्स टू डायलेट प्यूपिल, डी से डायलेट। जब ये डायलेट प्यूपिल को कर सकती है तो मायोट्रिक्स ड्रग्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, संकुचित करेगी। तो प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर मरीज को माइड्रेट्रिक्स ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से प्यूपिल डायलेट होगा। उसके बाद में साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स देंगे। ये क्या काम करेगी, द रिलैक्स द सिलेरी मसल्स। आई के अंदर सिलेरी मसल्स होती है, उसको रिलैक्स करने का काम करेगी। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स टू प्रोड्यूस प्यूपिलरी डायलेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलेरी मसल्स। सेडेटिव आवश्यकता अनुसार एंजाइटी को कम करने के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर को लेकर अत्यधिक एंजाइटी और फियरफुल हो सकता है। एंजाइटी और फियर को रिड्यूस करने के लिए उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजी सपोर्ट देना है। क्या यदि संभव हो तो उसे उन पेशेंट से मिलवाए जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है और वो पूरी तरह से ठीक है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार की सर्जरी आई हॉस्पिटल के अंदर होता है और आई हॉस्पिटल के अंदर कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो समान रूप से वार्ड के अंदर भर्ती रहते हैं। कोई सर्जरी करवाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, कोई सर्जरी करने के बाद में वापस आ रहा है, कोई ऐसा मरीज जो 2-3 दिन से आराम से वो रेस्ट कर रहा है जिसे बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लोगों से मिलवाना ताकि उनको डर है वो खत्म हो जाए, एंजाइटी खत्म हो जाए। रोगी के सभी प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन करवाना है, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन करवाना है। आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन होता है उससे सारे पहले डॉक्टर एक लिस्ट बना देते हैं, ये जांच, ये जांच, ये जांच, ये जांच, सारे खून लेना है, ब्लड लेना है, जांच करवा देना, इन्वेस्टिगेशन करके उस फाइल के अंदर लगा देना है। ये काम एक नर्सिंग स्टाफ का होता है। रोगी की सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, एडमिशन टिकट, ऑपरेशन के दौरान काम आने वाली मेडिसिन साथ ओटी में भेजना है। आपने देखा होगा कि जब मरीज ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको जो वार्ड नर्स है उसको मालूम रहता है कि इतने बजे ऑपरेशन होगा। उस एडमिशन फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है, मरीज की फाइल में लिखा हुआ होता है, बेड हेड टिकट पे लिखा हुआ होता है। एडमिट जो टिकट है या जो मरीज का फाइल है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन करवाए हैं लेबोरेटरी से, यदि कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो वो भी ला करके उसमें लगा देना है। एक तो एडमिशन फाइल, एक सारी रिपोर्ट, जो दवाई ओटी में लगेगी वो सारी मेडिसिन, सारे उस फाइल के साथ में, मरीज के साथ में ऑपरेशन थिएटर में भेजने का काम एक नर्सिंग स्टाफ का होगा। अब नर्सिंग स्टाफ ओटी के अंदर भेज दिया, ओटी के अंदर क्या हो गया, सर्जरी हो गई। ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो अलग स्टाफ होते हैं, ओटी टेक्नीशियन होते हैं, ओटी असिस्टेंट होते हैं और डॉक्टर होते हैं, एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं। ऑपरेशन कर लिया, ऑपरेशन के बाद में वापस रिकवरी रूम में आएगा, आईसीयू के अंदर आएगा, वार्ड के अंदर मरीज जाएगा। तो एक तो पहले क्या क्या ध्यान रखा, अब उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में क्या क्या ध्यान रखेंगे। देखिएगा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर वह केयर जब ऑपरेशन होने के बाद में उस मरीज को दिया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहलाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर रोगी के वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस को असेसमेंट करने। बच्चों ये इंपॉर्टेंट ये है कि जब सर्जरी होनी है उससे पहले मरीज का वाइटल साइन चेक करना है। जब मरीज ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया है तो उस कंडीशन में बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन वाला मॉनिटर सब लगा दिया जाता है। सर्जरी के दौरान तो उसका सारा डिटेल चलता रहता है और जैसे ही सर्जरी हो जाती है, वार्ड में आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका पैरामीटर्स क्या है, बॉडी के अंदर बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर ये क्या है, कैसे हैं, उसका देखभाल करेंगे। जनरल हेल्थ स्टेटस को देखेंगे कि मरीज की कंडीशन क्या है, एक नॉर्मल है,
क्या वो ऑक्सीजन वो प्रॉपर रूप से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्या उसको दिक्कत है। इस प्रकार की सारी बातें को पहले देखेंगे। उसके बाद में रोगी को अनऑपरेटिव साइड की ओर या बैक पर लिटाए, ऐसी इंसिजन पर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा, मान लीजिए इस आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इस साइड में नहीं लेटाना है। इस साइड में लेटाओगे तो कपाल का प्रेशर रहेगा, मरीज को कैसे लेटाना है, इस साइड में लेटाना होगा। अनअफेक्टेड पार्ट में लेटाना होगा, जहां सर्जरी हुआ है उसके विपरीत साइड में लेटाना होगा, यह ध्यान रखना है। इससे उनके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर है वो कम होगा। रोगी को बेड को हेड वाली साइड से 30 से 40 फीट के कोण पे उठा के रखना है। मरीज को हल्का सा उठा के रखना है, क्योंकि सर्जरी हुआ है और सर्जरी के दौरान यदि हेड को बेड साइड से ऊपर नहीं रखोगे तो उस परिस्थिति के अंदर वहां पे ब्लड का कलेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग सूजन आ सकती है, रेडनेस आ सकती है। तो हल्का सा क्या कर देना, ऊपर कर देना, अफेक्टेड साइड अनअफेक्टेड साइड की तरफ रखना है। ओक्यूलर ड्रेसिंग का ऑब्जर्वेशन करना है, आंख पे जो ड्रेसिंग किया है उसका ऑब्जर्वेशन करना है, क्या कोई सिग्रेशन तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं आ गई है। रोगी को कफिंग स्ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज को अवॉइड करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जैसे खांसी करेगा मरीज, आंख के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ेगा, जो खतरनाक होता है। रोगी को ऑपरेटेड साइड की ओर करवट लेकर नहीं सोने और भारी वजन नहीं उठाने की सलाह देना है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वजन ज्यादा उठाने के लिए नहीं बोलना है। यदि रोगी में सीवियर नोजिया वॉमिटिंग है तो जो डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है वो देनी है। रोगी को इमोशनल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजी सपोर्ट देना है। विजन में प्रॉब्लम है के कारण रोगी की डेली एक्टिविटीज के संपादन में परेशानी हो सकती है, अतः इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन एक्टिविटीज के संपादन में आवश्यकता अनुसार असेसमेंट असिस्ट करना है, उसका हेल्प करना है। उसके आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, उसको एक आंख से तो दिखता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उनको टॉयलेट जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए उनको क्या करना है, असिस्ट करना है, हेल्प करना है। विजन में प्रॉब्लम के कारण रोगी को बेड पे गिर सकता है, आवश्यकता अनुसार बेड की साइड रेल उठा के रखना है। साइड रेलिंग, मरीज लेटा हुआ है, विजन प्रॉब्लम है, गिर सकता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर बेड साइड रेलिंग होता है, उसको क्या कर देना है, ऊपर की तरफ उठा देना है ताकि वो गिरे नहीं। ट्राई ऑपरेटेड आई पर लगी ड्रेसिंग को नेक्स्ट मॉर्निंग में हटा दिया जाता है, फिर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक एक हफ्ता रखेंगे, नहीं, ऑपरेशन किया, दूसरे दिन पट्टी हटाया और उसके बाद में भेज दिया घर पे नेक्स्ट नया पट्टी करके। रोगी को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के लिए क्लोजली मॉनिटर करना है, इसके मौजूद होने पर इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद रोगी को निम्न प्रकार की कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। जब मरीज का कैटरेक्ट हुआ है, लेंस हटाया है, नया लेंस लगाया है, ऐसी परिस्थिति के अंदर निम्न प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जटिलता हो सकती है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर आईओपी, और ये आईओपी किसके अंदर देखने को मिलता है, ग्लूकोमा के अंदर डिजीज हो सकती है। तो यदि कैटरेक्ट का प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ए पेशेंट इज सफरिंग या कन्वर्ट इन द ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ए लीड टू ब्लाइंडनेस, मरीज को दिखना बंद हो जाता है। तो एक तो कॉम्प्लिकेशन ये होगी, इनकी इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो सकता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है किसकी, मोतियाबिंद की। उसके बाद में सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है, देखियो मैंने आपको बता भी दिया था। सेकेंडरी ग्लूकोमा वह ग्लूकोमा जिसके अंतर्गत इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा है ड्यू टू कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन की वजह से हुआ है। उस कंडीशन के अंदर जो आंख के अंदर जो फ्लूइड था वो
कैनाल ऑफ स्केलम से थ्रू बाहर नहीं जा रहा है, वहां पे कैटरेक्ट की वजह से ओबेसिटी आज आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। ऐसी कंडीशन में आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लूकोमा हो गया है। इस प्रकार के ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, इंफेक्शन होने की संभावना रह सकती है। रोगी की देखभाल के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक अपनाना है। जो भी कार्य करना है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, स्टेरिलाइजेशन का यूज करना है, हैंड वॉश करना है, क्लियर करना है, उसके बाद में ग्लोव्स पहनना है, उसके बाद में मरीज को हाथ लगाना है। रोगी को निम्न एक्टिविटी करने को दें। रोगी को प्रभावित आंख को मसलने और इन पर दाब डालने जैसी गतिविधियां नहीं करने देना है। आंख के आसपास के एरिया को वार्म वाटर तथा वॉश क्लॉथ की सहायता से क्लीन करना है। यदि आई में सिक्रेशन मौजूद हो तो जेंटली स्टेराइल मॉइस्ट कॉटन स्वैब के साथ उसे क्लीन करें। क्लीनिंग हमेशा इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर करना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं कहूं कि जेंटली, क्या लिखा हुआ है, जेंटली स्टेराइल मॉइस्ट कॉटन स्वैब। एक कॉटन स्वैब लेना है, एक कॉटन लेना है, रुइया लेना है, उसके अंदर क्या लेना, स्टेराइल मॉइस्ट कॉटन। उसमें क्या करना है, एक स्वैब से क्या करना है, कॉटन से क्लीन करना है। ये स्टेराइल होना चाहिए। जब स्टेराइल कॉटन है, ऐसी परिस्थिति के अंदर आई को क्लीन करना है, तो इसके अंदर क्लीन करने का विधि बताया है इनर कैंथस से आउटर कैंथस। ऐसा नहीं है, इनर कैंथस अंदर वाला होता है, आउटर बाहर की तरफ होता है। तो आउटर से इनर की तरफ करेंगे तो इन्फेक्शन यहां आउटर बाहर है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो आई का जो क्लीन करना है, इनर कैंथस अंदर से करते करते बाहर की तरफ आएंगे और क्लीन करते हुए आएंगे। इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरह क्लीन करेंगे। रोगी को कफिंग, स्नीजिंग, स्ट्रेनिंग, लिफ्टिंग, मोर देन 2 to 25 kg वेट जैसी एक्टिविटीज नहीं करने की सलाह देते हैं। ये एक्टिविटीज इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। रोगी को तेजी से एक्टिविटीज नहीं करने की सलाह दी जाती है। रोगी को सोते समय आई सेल्ट का उपयोग करने की सलाह दें। रोगी को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सभी पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन समय पर दें। रोगी के परिजनों को आई में ड्रॉप डालने की टेक्निक्स के बारे में तसल्ली से समझाएं। जब तक रोगी इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेड नहीं हो पाता है तब तक कॉन्टैक्ट लेंस या आई ग्लासेस का उपयोग करने की सलाह दें। आई ग्लासेस के उपयोग के बाद रोगी को वस्तुएं अधिक नजदीक दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में उसे दूरी का सही तरह से जज करने की सलाह दें। यदि रोगी में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, जैसे आंखों में दर्द, एबनॉर्मल आई डिस्चार्ज, नोजिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज इन विजन, तो इमीडिएटली डॉक्टर से इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में रोगी के परिजनों को भी रोगी के द्वारा रखी जाने वाली सावधानी के बारे में बताना, विभिन्न हाउस होल्ड एक्टिविटीज के संपादन में उसकी मदद करना। बच्चों, ये था पोस्ट ऑपरेटिव केयर ड्यूरिंग द कैटरेक्ट। तो इस टॉपिक के अंदर, इस कैटरेक्ट डिजीज के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझाया, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ द कैटरेक्ट, कॉजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है बच्चों, तो ये है कैटरेक्ट। और ये कैटरेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है ग्लूकोमा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा ग्लूकोमा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।